आपको चेक करना है बीबस 5.2 वोल्ट ओबीपी मॉसफेट आपको चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी PM8150 भी सही है तो ये बीपीएच जनरेट कर देगी। और हम फर्स्ट पावर आईसी से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी चार्जिंग आईसी PM8150 भी आप देख सकते हैं वो यहाँ पर लगी हुई है CPU के जस्ट बगल में। और PM8150B के बाद हम बात करते हैं PM8150A की, वो देख सकते हैं आप वो यहाँ पर लगी हुई है PM8150। और उसी के जस्ट डाउन साइड में देखिए यहाँ पर PM8250 और उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर PMX55 जो कि बेसबैंड CPU के लिए यूज किया गया है। तो इसको रिपेयर करना बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई टफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पर क्या है कि आपको हर एक पावर आईसी का बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सी पावर आईसी किस टाइम पे एक्टिव होगी, वो कैसे काम करेगी। हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो में और एक नए फोल्ड के साथ। और आज हमारे पास एक हैंडसेट है जिसका मॉडल नंबर है पोको F4 5G। ये हैंडसेट हमारे पास आया है किसी टेक्नीशियन से और ऑलरेडी इसमें काम किया हुआ है। इसमें CPU यूफेस रैम को रिवॉल्व किया हुआ है और उसी के साथ साथ इसमें जो पावर आईसी है, पावर आईसी पे भी मुझे थोड़ा सा फ्लक्स दिखा तो मुझे लगा हो सकता है कि पावर आईसी पे काम किया जा चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये 5G हैंडसेट है तो इसमें कंपनी ने 7 पावर आईसी का यूज किया हुआ है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आप सभी के पास भी ऐसे हैंडसेट ज़रूर आते होंगे, आप भी ऐसे फोल्ड को फेस करते होंगे कि आपके पास हैंडसेट आया हुआ है और आपने उसमें जो है CPU को रिवॉल्व किया है, रैम रिवॉल्व किया है, यूफेस रिवॉल्व किया है, उसके बाद भी वो ऑन नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी डिवाइस आता है तो कैसे उसको आपको ईजी वे में डायग्नोस करना है और कैसे उसको डायग्नोस करके रिपेयर करना है, ठीक है। ताकि अगर आपके पास भी कोई हैंडसेट आए जिसमें 7 पावर आईसी या 5 पावर आईसी या 4 पावर आईसी का कॉन्सेप्ट है तो उसको आप ईजी वे में रिपेयर कर सकें। तो चलिए पहले एक बार मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं कि इसमें क्या कंडीशन है और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो है वो डबल बैटरी कनेक्टर यूज किया है, मतलब डबल बैटरी कनेक्टर का यूज किया गया है, एक प्राइमरी और एक मेन बैटरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको वहाँ पर मल्टीमीटर भी शो हो रहा है और DC सप्लाई भी शो हो रही है। तो पहले मैं एक बार आपको इसको वेरीफाई कराता हूँ कि यहाँ पर DC सप्लाई की क्या कंडीशन है, क्या रीडिंग है, ठीक है। देखिए अभी हमने यहाँ पर DC सप्लाई से इसको कनेक्ट कर लिया है और अब देखिए हम पावर की प्रेस करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं जब हम पावर की प्रेस कर रहे हैं तो पावर की प्रेस करने के बाद इसकी बूटिंग देख सकते हैं आप, देखिए 140 तक भी जा रहा है ये कई बार, देखिए। तो इस तरीके से ये वेरिएशन करता है और वेरिएशन करने के बाद ये फिर से दोबारा रिटर्न आ जाता है। एक बार आप फिर देख सकते हैं, देखिए बूटिंग इसकी नॉर्मल है, कोई भी शॉर्टिंग या लीकेज की कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावर आईसी प्रॉपर बूटअप नहीं कर पा रही है और CPU भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब तक पावर आईसी प्रॉपर बूट नहीं करेगी तो CPU भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, देखिए। बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि आपको पता है जब हमारा CPU सही होता है तो हमारी जो बूटिंग है वो 45 से अब 120 तक जाती है और उसके ऊपर अगर जाता है तो हमारा रैम में और यूफेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बूटिंग है वो देखिए CPU से थोड़ा अब भी जाने की कोशिश कर रही है, देखिए 127, देखिए 140 के अप्रोक्स भी जा रहा है कई बार। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो पावर है वो प्रॉपर पावर जो है वर्क नहीं कर रही है। तो हम इसको डायग्नोस करेंगे और चेक करेंगे और उससे पहले एक बार मैं आपको चार्जिंग सप्लाई से भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है। मैं चार्जिंग सप्लाई से भी आपको दिखाता हूँ, एक बार मुझे थोड़ा सा इसकी वीडियो लेनी पड़ेगी। और ये देखिए आप यहाँ पर जो है चार्जिंग एम्पियर में 0101 का कंजप्शन यहाँ पर हो रहा है और इसी तरीके से ये वेरिएशन करता है, ठीक है, देखिए। तो इस टाइप का जब वेरिएशन होता है तो कई बार हैंडसेट के अंदर शॉर्टिंग की भी केस देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर क्या है कि हमने पावर की प्रेस किया तो पावर की प्रेस करने के बाद वहाँ पर एम्पियर हाई नहीं ले रहा है, नॉर्मल एम्पियर ही कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग का भी केस नहीं है, ठीक है।
तो इस हैंडसेट को हम रिपेयर करेंगे और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है और उसका बूट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन होती है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको बूट सीक्वेंस को आपको अंडरस्टैंड करना है और आपके पास अगर इस टाइप से हैंडसेट आता है तो फर्स्ट आपको कैसे डायग्नोस करना है और उसके बाद किस आईसी पे आपको वर्क करना है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लॉक डायग्राम से और कुछ एनिमेशन के माध्यम से। और एक चीज़ आपको मेनली ध्यान रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टिकुलर किसी एक कंपनी किसी एक मॉडल के लिए नहीं है। अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है जिसके अंदर CPU लगाया है SM8250, PM लगा है 8250 या 8150A 8150B, तो आप इस कॉन्सेप्ट को उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ओप्पो का है, वीवो का है, MI का है या आसूस का है, ये मैटर नहीं करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर आप लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर PM 8150B, PM 8150A, PM 8250, PM 3003, PM 8002 और PMX 55। यहाँ पर मैंने 6 पावर आईसी को ऐड किया हुआ है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो मॉडल्स हैं 5G के जो मॉडल्स हैं, इनके अंदर और भी पावर आईसी आती है। इसके अंदर एक पावर आईसी और भी आती है, उसको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, PM 8008, जो कि कैमरे के लिए ऑडियो वगैरह जनरेट करती है, तो उसको मैंने यहाँ पर भी ऐड नहीं किया है। तो अभी पहले हम इन 6 पावर आईसी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम अपने हैंडसेट में देखेंगे कि वहाँ पर क्या कंडीशन होती है, ठीक है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट पावर आईसी की बात करूँ तो वो है PM 8150B और ये आईसी यूज होती है बीपीएस बनाने के लिए। ये आपका बीपीएस जनरेट करती है। यही आईसी आपकी मेन चार्जिंग आईसी है, जो मेन चार्जिंग का काम करती है जब आप चार्जिंग लगाते हैं। सेकंड है PM 8250। ये मेन पावर आईसी है जो सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। जब पावर सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है तो ये आईसी सीपीयू को पावर ऑन रीसेट देती है। उसके बाद सीपीयू इस आईसी को पीएस छोड़ देता है, तब जाके आपकी सारी सप्लाई स्टक होती है। ये हमारी मेन पावर आईसी होती है, ठीक है। थर्ड है PM 8150E। ये जो सब पावर आईसी है ये भी कुछ बक सप्लाई जनरेट करती है, एलडीओ जनरेट करती है और खासकर ये बीओबी भी जनरेट करती है। बीओबी एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई है और मोस्टली अगर आप केसेस में देखेंगे, अगर आपके पास 5G फोन्स आते हैं इस सेगमेंट्स के, तो उसके अंदर बीओबी लाइन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, क्योंकि बीओबी लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो उस केस में आपको इस आईसी से प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है PM 3003, जो कि ओनली फॉर रैम के लिए सप्लाई जनरेट करेगी। आपको ध्यान रखना है, जो PM 3003 है और रैम के लिए सप्लाई जनरेट करती है। अगर आपके पास कोई ऐसा हैंडसेट आता है जिसमें आप पावर की प्रेस कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर ना ही फ़ोन ऑन हो रहा है और फ़ोन बूटअप भी प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो आपको PM 3003 को भी देखना है, क्योंकि अगर ये सप्लाई जनरेट नहीं करेगी तो रैम एक्टिव नहीं होगा, रैम एक्टिव नहीं होगा तो आपका फ़ोन भी ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट है PMK 8002। ये एक क्लॉक जनरेटर आईसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिस्टल का यूज हुआ है। और आप सभी जानते हैं जो सिंगल पावर आईसी का बूट सीक्वेंस है या जिन फ़ोन के अंदर डबल पावर आईसी यूज की गई है, तो जो क्रिस्टल होता है वो मेन PM के पास होता है। वहाँ पर क्रिस्टल क्लॉक जनरेट करता है, क्लॉक जनरेट करने के बाद PM को देता है। PM उस क्लॉक को डिफरेंट टाइप डिवाइड करके हर सेक्शन को प्रोवाइड करता है। लेकिन जो 5G सेगमेंट के फ़ोन है, इनके अंदर कंपनी ने क्या किया है कि एक क्लॉक आईसी अलग से ऐड की हुई है। तो ये क्लॉक आईसी क्या करती है, क्लॉक जनरेट करती है, क्लॉक जनरेट करके पावर आईसी को प्रोवाइड करती है, SDR को करती है, बेसबैंड CPU करती है। जिस भी सेक्शन को क्लॉक की रिक्वायरमेंट है उसको क्लॉक ये प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपका हैंडसेट डेड केस में है तो वहाँ पर आपको इसको भी देखना पड़ सकता है, लो बूटिंग में है तब भी आपको इसको देखना पड़ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो है PMX 55, जो कि बेसबैंड CPU के लिए यूज होता है। और एक चीज़ आपको मेनली ध्यान रखना है, जिस हैंडसेट के अंदर आपका SM8250 CPU यूज हुआ है उसके अंदर इंटीग्रेटेड मॉडेम सेक्शन नहीं है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, SM8250 के अंदर इंटीग्रेटेड मॉडेम सेक्शन कंपनी ने यूज नहीं किया है। तो जिस फोन के अंदर SM8250 लगा हुआ है वहाँ पर आपको PMX 55 मिल जाएगा बेसबैंड पावर, और इसके अंदर जो बेसबैंड CPU मिलेगा वो मिलेगा SDX 55। और ये जो पावर आईसी है जो इसका बेसबैंड CPU है, ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है iPhone 12 सीरीज का।
अगर आप iPhone 12 सीरीज देखेंगे तो iPhone 12 सीरीज में भी जो लोअर बोर्ड है वहाँ पर SDX 55 बेसबैंड CPU यूज किया गया है और PMX 55 जो है वो पावर IC यूज की गई है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा हैंडसेट आता है जहाँ पर SM8250 CPU यूज किया गया है तो वहाँ पर आपको बेसबैंड के लिए अलग से PMU देखने के लिए मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ जो CPU यूज किया है कंपनी ने वो है SM8250, ठीक है, और इसका वर्जन है AC। यहाँ पर आपको SM8250 AC या SM8250 AB भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। CPU को भी कई सारे वर्जन आते हैं, लेकिन कोई भी CPU हो अगर SM8250 है तो उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड मॉडम नहीं मिलेगा। वहाँ पर अलग से ही कंपनी जो है वो PMX और बेसबैंड CPU बेसबैंड PMU यूज करेगी, ठीक है। अब जानते हैं इसके पावर ऑफ सोर्स के बारे में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो पावर ऑफ सोर्स है वो दो टाइप से होता है। नंबर 1 बैटरी DC सप्लाई, नंबर 2 चार्जर से जब आप USB लगाते हैं तब, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो सबसे पहले आता है PM8150B में, उसके बाद ये जनरेट करती है BPH, ठीक है। वहीं पर अगर आप चार्जिंग लगाते हैं तो सबसे पहले जो सप्लाई है वो आती है OBP में और OBP के बाद आती है PM8150B में और उसके बाद फिर से दोबारा ये BPH में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बूटिंग सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने बक इंडक्टर, मतलब ये जो आईसियाँ हैं इनके अंदर कितने बक सेक्शन की क्वांटिटी यूज की गई है, ठीक है। अगर फर्स्ट बात करें PM8250 तो PM8250 में कंपनी ने 10 बक इंडक्टर की कैपेसिटी यूज की हुई है, ठीक है। 10 बक इंडक्टर्स में यूज किए जाएंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें PM8150 तो PM8150 में कंपनी ने 9 बक इंडक्टर का सेक्शन यूज किया है, ठीक है। 9 बक इंडक्टर का सेक्शन यूज किया गया है। और अगर बात करें हम PM3003 तो यहाँ पर ओनली फॉर सिंगल बक इंडक्टर का सेक्शन यूज किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये ओनली फॉर सिंगल सप्लाई जनरेट करेगी जो कि रैम के लिए यूज की जाएगी, ठीक है। और अगर बात करें बेसबैंड CPU की तो यहाँ पर जो है 7 बक इंडक्टर का यूज किया गया है। ये 7 बक सप्लाई बनाएगी जो कि बेसबैंड CPU के लिए यूज होगी, नेटवर्क सेक्शन के लिए यूज होगी। इसका जो मेनली यूज है वो नेटवर्क सेक्शन से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉट टेस्टिंग पे कि हॉट टेस्टिंग में कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सप्लाई को चेक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर चार्जर इनपुट करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले आपकी BBS बनती है 5.2 वोल्ट और वो वोल्टेज इनपुट होता है PM8150B में। और अगर 8150B ओके है तो वो क्या जनरेट करेगा, BPH जनरेट करेगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर OBP की जगह पर एक MOSFET यूज किया गया है, इसको OBP MOSFET बोलते हैं, ये भी ओके होना मस्ट है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब आप बैटरी लगाते हैं, जैसे ही आप बैटरी इनपुट करते हैं तो बैटरी की जो सप्लाई है वो यहाँ से इनपुट होती हुई PM8150B के अंदर और यहाँ से आउटपुट होगी कॉइल के आउटपुट में जाके ज्वाइंट होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको मेन ध्यान रखना है कि अगर आप चार्जिंग लगा रहे हैं उस टाइम पे आपका BPH नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो BPH जनरेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉइल कहीं ना कहीं डैमेज है, नंबर 1, या नंबर 2 पावर IC भी डैमेज हो सकती है, उसका इनपुट भी डैमेज हो सकता है, या हो सकता है कि MOSFET आपका खराब हो। बाकी बेसिक चीज़ों में आपका चार्जिंग कनेक्टर का भी इशू हो सकता है, फ्लक्स का भी इशू हो सकता है, वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी लगाने से BPH बनता है तो उस टाइम पे इस कॉइल का कोई यूज नहीं होता है। और अगर आपके हैंडसेट में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि ऐसे बताए जाते हैं कि अगर आपके हैंडसेट में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, BPH शॉर्टिंग कंडीशन में है, तो आप इस कॉइल को रिमूव करके दोनों साइड चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि शॉर्टिंग चार्जिंग IC में है या BPH सेक्शन में है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। इस कॉइल को अगर आप यहाँ से रिमूव भी कर देंगे तो अभी भी जो बैटरी का BPH से कनेक्शन है वो कंटिन्यूसली बना है। वहाँ पर जो रिमूव हो रहा है ओनली फॉर चार्जिंग का जो BPH कनेक्शन है वो रिमूव हो रहा है। तो अगर आपने चार्जिंग लगाया है उस टाइम पे अगर शॉर्टिंग क्रिएट हुई है तो ये कॉइल रिस्पॉन्सिबल है। आप इसको निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिस साइड शॉर्टिंग मिलेगी उसको आप फाइनली डिसीजन ले सकते हैं कि इधर 8150B की तरफ शॉर्टिंग है या BPH के अपोजिट साइड में शॉर्टिंग है। लेकिन अगर बिना चार्जिंग लगाए वो हैंडसेट शॉर्टिंग कंडीशन में आया है, BPH शॉर्ट है, तो इस कॉइल को निकाल के भी आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि शॉर्टिंग तब भी आपकी सेम रहने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही इन IC के अंदर BPH इनपुट होगा PM8150A में, PM8250 में, PM3003 में,
PM के 8002 में BPH का यूज नहीं होता है और PMX 55 में, क्योंकि इन सभी को बग बनाना है, LDO बनाना है, तो इनको BPH मिलना मस्ट है। ठीक है, ये मिलने के बाद अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, आपको पावर ट्रिगरिंग के 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, मेनली आप एक ऑप्शन के बारे में जानते होंगे, जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं तो बक सप्लाई चेक करने के लिए आप पावर की प्रेस करते हैं, ये बात आपको पता है। जब आप पावर की प्रेस करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो वहाँ पर आपकी बक सप्लाई जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर आप पावर की प्रेस नहीं करते हैं और आप चार्जिंग इनपुट करते हैं तो आपके हैंडसेट में लोगो कैसे आ जाता है, बक सप्लाई कैसे बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, PM के पास 2 इनपुट सोर्स होते हैं, या उसको आप आउटपुट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके 2 ट्रिगर पॉइंट होते हैं PM के, PM 8250 के, ये भी जो भी मेन PM है जिसके अंदर ऑन ऑफ की क्या सीक्वेंस है, उसके अंदर आपको 2 ट्रिगर ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1 आपके पास होता है पावर की, जो कि आप पावर की प्रेस करते हैं तो बक सप्लाई जनरेट करता है। सेकेंड होता है चार्जिंग IC के पास, ताकि जब आप चार्जिंग लगाएं तो चार्जिंग IC उस लाइन को ट्रिगर करके PM को एक्टिवेट कर सके। ठीक है, तो जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं या आप चार्जिंग लगाते हैं तो BPH बनने के बाद जो है यहाँ से एक ऑटो ऑन एंड की सप्लाई जनरेट हो जाती है और वो चली जाती है चार्जिंग IC में, और वही एक जो दूसरी ट्रिगर ऑप्शंस है वो चला जाता है पावर की के ऊपर। अब जब ये सप्लाई मिलती है चार्जिंग IC को, अगर आपने चार्जिंग इंसर्ट किया है तो वो चार्जिंग IC इसको लो करके इंडिकेट करती है कि आपको सारी बक सप्लाई रिलीज करना है। उसके बाद PM 8250 जो है वो बक सप्लाई रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बूट सीक्वेंस, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कॉइल कब वोल्टेज बनाएगी, कब वोल्टेज नहीं बनाएगी, तो यहाँ से हमारा बूट सीक्वेंस स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं बक सप्लाई की। आप पावर की प्रेस करें या आप चार्जिंग लगाएं, तो अब कौन कौन सी यहाँ पर जो बक कॉइल है वो पावर जनरेट करेगी। ठीक है, कौन कौन सी बक लाइन यहाँ पर काम करेंगी और कौन कौन सी काम नहीं करेंगी, वो काम करेंगे तो किसके लिए करेंगी, अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो सप्लाई जनरेट होगी वो है BOB। ठीक है, BOB मेन सप्लाई होती है। जैसे कि जो पहले बड़े सेक्शन थे उसके अंदर BPH यूज होता था, अब BPH की जगह पे BOB का यूज किया जाता है। BOB आपकी एक मेन सप्लाई है जो फोन को लो बैटरी के कंडीशन में सपोर्ट करती है। जब आपका फोन लो बैटरी में होता है तो उस टाइम पे फोन की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है BOB लाइन। तो ये काफ़ी, जैसे कि PM 8150, PM 8250 या PMX 55, इन सभी में LDO बनाने के लिए भी जाएगी, कैमरे के लिए भी जाएगी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक IC और यूज होती है PM 8008, जो कि कैमरे के लिए होती है, तो उसके अंदर भी BOB जाएगी। और बहुत सारे सेक्शन में जहाँ पर हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर BOB की सप्लाई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये बनेगी। अब इसके बनने के बाद जो सेकंड नंबर है वो है S5, जो कि 1.9 वोल्ट की सप्लाई होगी S5, और ये सप्लाई ये अदर सेक्शन के लिए जनरेट की जाएगी और इसी वोल्टेज को PM 8250 फिर से अपने अंदर लेकर LDO भी जनरेट करेगा और ये वाईफाई में भी यूज होगी। ठीक है, और उसके बाद जनरेट होगी S6 भी सेम, जैसे यहाँ पर S5 क्या कंडीशन है कि PM 8250 के अंदर फिर से दोबारा आएगी LDO जनरेट करने के लिए, उसी तरीके से S6 जो है ये भी फिर से दोबारा आएगी PM 8250 के अंदर ही LDO जनरेट करने के लिए, लो LDO, और उसी के साथ साथ ये वाईफाई में भी यूज होगी और अदर सेक्शन में भी यूज होगी। ठीक है, और उसके बाद आपकी सप्लाई बनेगी S3C, जो कि होगी 0.8 मिली वोल्ट, और ये होगी BDD मैक्स ऑन चिप मेमोरी के लिए, CPU के लिए इस सप्लाई का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इस सप्लाई के बाद जनरेट होने वाला है S8C, जो कि होगा आपका 1.3 वोल्ट, और ये 1.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो जाएगी PM 8008 में भी जाएगी, PM 8150 में भी आएगी, PM 8250 में भी जाएगी। ये LDO बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इस सप्लाई के बाद यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है S6। ठीक है, S6C, जो कि होगा 0.9 वोल्ट, 900 मिली वोल्ट, और इस सप्लाई का यूज CPU के अंदर BDD PLL सेक्शन के लिए, BDD EBI एक्सटर्नल बस इंटरफेस के लिए और LDO बनाने के लिए भी इस सप्लाई का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो सप्लाई बनेगी वो है आपकी S1A
S2A S3A जो कि होगी 0.8 मतलब 800 मिली वोल्ट, ठीक है। और इस सप्लाई की बात करें तो ये सीपीयू की कोर सप्लाई है, ठीक है, ये सीपीयू की कोर सप्लाई होगी और इसके लिए 3 बक इंडक्टर आपस में कनेक्टेड होंगे और आउटपुट में तीनों ही जॉइंट मिलेंगे, एक ही सप्लाई सीपीयू के लिए जाएगी। ये बीडीडी कोर सप्लाई के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद सप्लाई जनरेट होगी S4A 1.8 वोल्ट जो कि यूज की जाएगी सीपीयू के लिए और I2C के लिए भी इसका यूज किया जाएगा और अदर सेक्शन में भी यूज होगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं I2C की जितनी भी लाइनें होती हैं उनके लिए पुलअप के 2.2 किलो के रजिस्टर लगा के उसके पुलअप के ऊपर 1.8 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो सप्लाई है ये I2C के लिए जनरेट होगी और सीपीयू के लिए भी जनरेट की जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं और इसके बाद सप्लाई जनरेट होगी S1H 1 वोल्ट की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो PM3003 है ये रैम के लिए सप्लाई जनरेट करती है, तो यहाँ पर S1H जो है वो 1 वोल्ट जनरेट करेगा जो कि जाएगा सीपीयू में और सीपीयू के ऊपर आपका रैम लगा हुआ होता है, ये आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो सीपीयू के अंदर रैम सेक्शन है, जो सीपीयू पर जो रैम लगता है उसके लिए ये सप्लाई यूज की जाएगी। तो अगर ये आईसी खराब होगी PM3003 तब भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। और जैसे ही ये सप्लाई जनरेट होती है तो उसके जस्ट बाद ही एक सप्लाई और जनरेट होगी जो कि है यहाँ पर S7C, देख सकते हैं S7C जो कि होगा 0.5 मतलब 500 मिली वोल्ट। तो आप सभी जानते हैं कि रैम के अंदर BDD-Q BDD-IO की सप्लाई जाती है तो वहां पर 1 वोल्ट की सप्लाई की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। और अभी जो नए फोन्स आए हुए हैं उनके बाद उनके अंदर जो है 0.6 600 मिली वोल्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले ये सप्लाई जनरेट होगी S1H 1 वोल्ट की, उसके बाद फिर जनरेट होगी आपकी S7C जो कि होगी 0.5 500 मिली वोल्ट। ये सप्लाई भी रैम के लिए ही यूज की जाएगी, ठीक है। अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी कोर सप्लाई बन गई है, यहाँ पर आपकी रैम की सप्लाई बन गई है, यहाँ पर आपके एलडीओ की सप्लाई बन गई है, तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, अब यहाँ पर सप्लाई जनरेट होगी S10 की, ठीक है, S10 की सप्लाई जनरेट होगी और ये सप्लाई होगी एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए। और एक चीज मैं आपको मेनली बताना चाहूंगा जिसमें डबल पावर आईसी यूज हुई हैं, जैसे कि आपका PM660 हो गया, 660L हो गया, या आपके सीपीयू हो गए SDM 660 हो गया, ठीक है। तो उनमें क्या है, जो सीपीयू है उन सीपीयू के अंदर डबल सीपीयू का सेक्शन यूज किया गया है, ठीक है, एक सिल्वर और एक गोल्ड। और अगर मैं बात करूं SM8250 तो SM8250 के अंदर 3 सीपीयू का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, नंबर 1 सिल्वर, नंबर 2 गोल्ड और नंबर 3 प्रीमियम गोल्ड, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, नंबर 1 सिल्वर, नंबर 2 गोल्ड और नंबर 3 प्रीमियम गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्मार्ट हो गई, ठीक है, एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए तो एप्लीकेशन के ऊपर लोड भी ज्यादा हो गया और लोड होने की वजह से वहां पर करंट पावर की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होने लगी, तो यहाँ पर बक कॉइलें भी बढ़ा दी गई हैं। तो ये जो सप्लाई है S10 ये 0.800 मिली वोल्ट की ये जनरेट होती है ओनली फॉर सिल्वर सप्लाई के लिए, ताकि आपका फोन लोगो में आए। जैसे ही आपका फोन लोगो में आएगा, फोन लोगो में आने के बाद S7 S8 S9 की सप्लाई बनेगी जो कि बनेगी एपीसी गोल्ड के लिए, और उसके बाद ही फोन आपका प्रॉपर तरीके से रनअप करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसके बाद सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर फिर बेस बैंड की सप्लाई एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो हमारा केस है उसमें हम बेस बैंड सीपीयू के ऊपर नहीं जाने वाले हैं, हम इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझने वाले हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली फॉर केवल यहीं तक है कि कौन कौन सी सप्लाई फर्स्ट जनरेट होगी, कौन सी सेकंड होगी, कौन सी किसके लिए यूज की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो अभी आप और भी सप्लाइयाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो BFX के लिए, ग्राफिक के लिए यूज होती है, लेकिन जब तक आपका फोन ऑन नहीं होगा तो ये सप्लाइयाँ आपकी जनरेट नहीं होंगी, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे यहाँ पर जो PM8250 है उसके अंदर यहाँ पर लेटर यूज किया गया है S7A। अगर हम बात करें PM8150A तो यहाँ पर लेटर यूज किया गया है S5C। वहीं पर हम बात करें PM855 तो यहाँ पर लेटर यूज किया गया है SE, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहा हूँ जो मोबाइल फील्ड से रिलेटेड रखते हैं। ये कंपनी खुद की हेल्प के लिए बनाती है ताकि उनको ये कंफर्म हो सके कि ये जो बक सप्लाई है ये कौन सी आईसी जनरेट कर रही है, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए कि अगर कहीं पर लिखा है SE तो इसका मतलब वो बेस बैंड की जो पावर है वो सप्लाई जनरेट कर रही है। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलता है SA तो इसका मतलब है वो जो PM8250 है वो इस बक सप्लाई को जनरेट कर रही है। कहीं पर अगर लिखा हुआ मिलता है S5C या S1C S3C कहीं पर लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब उस सप्लाई को जनरेट कर रही है PM8150। कहीं पर अगर लिखा है S1H तो इसका मतलब इस पावर को जनरेट कर रही है PM3003, ठीक है। तो ये जो भी आपने बूट सीक्वेंस देखा इसी के अकॉर्डिंग हम अपने इस हैंडसेट में चेक करने वाले हैं कि वहाँ पर क्या कंडीशन है, ठीक है। और इसको हम वेरीफाई करेंगे चार्जिंग की हेल्प से। और फ्यूचर में अगर मेरे पास कुछ और हैंडसेट आते हैं इस फॉल्ट से रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगा कि पावर की प्रेस करने के बाद भी कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो चार्जिंग से रहने वाला है। हम चार्जिंग से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जब मेरे पास कोई और भी हैंडसेट आएगा इस केस में तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पावर की ट्रिगर करने के बाद आपकी सप्लाई जनरेट होगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। फर्स्ट आपको चेक करना है बीबस 5.2 वोल्ट OBP MOSFET आपको चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी PM8150 भी सही है तो ये BPH जनरेट कर देगी और उसके बाद जो है हमारी बक सप्लाई बनना स्टार्ट होगी। बक में भी सबसे पहले बनेगी BOB, ठीक है। BOB के बाद फिर 1 by 1 सप्लाइयाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए हम अपने हैंडसेट में देखते हैं वहाँ पर क्या कंडीशन है और वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो किस लाइन से सॉल्व होती है, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हैंडसेट में क्या कंडीशन रहती है। और बोर्नियो में समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि कौन सी पावर आईसी कहाँ पर फिक्स है, ठीक है। और उसके लिए हम बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे और हम फर्स्ट पावर आईसी से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी चार्जिंग आईसी PM8150B आप देख सकते हैं वो यहाँ पर लगी हुई है CPU के जस्ट बगल में। और PM8150B के बाद हम बात करते हैं PM8150A की, वो देख सकते हैं आप वो यहाँ पर लगी हुई है PM8150। और उसी के जस्ट डाउन साइड में देखिए यहाँ पर PM8250 और उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर PMX55 जो कि बेसबैंड CPU के लिए यूज़ किया गया है। और जस्ट यहाँ पर आपको PM3003 मिलेगी। और एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो बोर्ड है ये बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंने आपको लेआउट में समझाया वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। यहाँ पर ये जो आईसी है ये काम तो कर रही है PM3003 के तरीके से ही, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसका PM3003 के जैसे ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर इसका जो फिगर है वो फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका फिगर थोड़ा सा APT टाइप, जैसे APT आईसी होती है ना, सेम उस टाइप से है। और अगर मैं बात करूं PM3003 की तो जिस भी बोर्ड में आपको वो आईसी मिलेगी उसकी पहली बात तो ये जो लेंथ है ये लेंथ थोड़ी लंबी होगी। देखिए वो उसकी लंबाई यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी। साइज़ में सेम रहेगा बस थोड़ी सी वो लंबी होगी। जैसे कि आपकी ग्राफिक आईसी होती है 15 पिन की, सेम उस टाइप से होगी। और उसके ऊपर मेंशन भी आपको मिलेगा PM3003, ठीक है। तो ये है PM3003 इस बोर्ड के लिए। और लास्ट जो हमारी आईसी है उसका यूज देखिए यहाँ किया गया है PMK8002, ये देखिए यहाँ पर यूज किया गया है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है PMK8002 और PMK8003 ये दो आईसी मार्केट में है, इसके अलावा और भी हैं। डिफरेंस क्या है मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो मैंने पीछे आपको बताया वो मैंने आपको बताया था PMK8002 और ये है PMK8003। डिफरेंस क्या है, जो PMK8002 है वो है 38.4 मेगाहर्ट्ज़ की और जो PMK8003 है वो है 76.8 मेगाहर्ट्ज़ का, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ डिफरेंसेस और भी हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस है ये मैं किसी आपको अदर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट आईसी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड और थर्ड, 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 आईसी का बूट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम इसको पहले थोड़ा सा हॉट टेस्टिंग में मैं आपको BPH चेक करा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बोर्नियो की हेल्प से समझाता हूँ कि कैसे आपको इसका बूट सीक्वेंस वेरीफाई करना है। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा ली है और पहले हम थोड़ा सा बैटरी का वोल्टेज क्लियर कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 3.7 हमारी बैटरी चार्ज है। और
अगर बैटरी 3.7 चार्ज है तो BPH भी जो है वो 3.7 बनेगा। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए BPH 3.7 बन रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पावर IC के बगल में जो भी कैप होते हैं छोटे छोटे और एक ही साइज़ में, वो वहाँ पर BPH के कैप होते हैं। अगर इन कैप के ऊपर आप चेक करेंगे तो आपको BPH की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। ये नहीं है, ये बिल्कुल ये BPH का कैप, और यहाँ पर ये भी है BPH का कैप। ठीक है, तो BPH जो है वो भी ओके कंडीशन में है, गुड बन रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम USB चार्जिंग सप्लाई के माध्यम से डायग्नोस करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं ओपन कर लेता हूँ बोर्नियो, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि मैं कौन सी कॉइल के ऊपर चेक कर रहा हूँ। और बोर्नियो में हम ओपन करेंगे, इसका मॉडल नंबर है पोको F4, पोको F4। ठीक है, यहाँ पर है। और इसके अंदर जो है बिटमैप अवेलेबल है, हार्डवेयर सोल्यूशन अवेलेबल है, और वोल्टेज के ऑप्शन, थर्मिस्टर के ऑप्शन वगैरह अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर स्कीमेटिक और लेआउट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसका खोलेंगे बिटमैप, क्योंकि बिटमैप के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी सप्लाई कहाँ जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका हार्डवेयर सोल्यूशन खोल लिया है और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा बूट सीक्वेंस कंप्लीट होता है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब हमने DC सप्लाई से इसको पहले वेरीफाई किया था तो वहाँ पर जो एम्पियर का कंजप्शन था वो 100 मिली एम्पियर से अप था। ठीक है, तो मैं आपको जो बूटिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग समझाने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ BOB से, कैसे आपको BOB से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि BOB जो है वो जनरेट करती है PM8150A। ठीक है, जो कि यहाँ लगी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसके बाद आप प्रेस करेंगे, देखिए वहाँ पर मेंशन लिखा हुआ आ रहा है BOB। देखिए यहाँ पर लिखा है BOB, और इसके जो आउटपुट के कैप हैं यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखने के लिए मिलेगा। देखिए लिखा है ना यहाँ पर बीरेज BOB। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं और इसके लिए मैं हेल्प लूँगा चार्जिंग की। तो इन कैप के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको BOB की वोल्टेज मिलनी चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। देखिए उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आप जानते हैं कि जब भी फ़ोन का लोगो नहीं आएगा तो वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, बार बार कट ऑफ होगा। ठीक है, तो ये ओके कंडीशन में है। अगर मैं पावर की शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं पावर की शॉर्ट करके चेक करता हूँ तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कुछ टाइम के लिए होल्ड देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट ये ओके है, BOB यहाँ पर कंप्लीट है, BOB में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब BOB के बाद हमको चेक करना है S5 और S6। BOB के बाद जो सप्लाई बनेगी वो बनेगी S5 और S6 PM8250 में। यहाँ पर हमको चेक करना है। तो यहाँ पर जो है हम एक बार देख लेते हैं पहले बोर्नियो में कि यहाँ पर S6 और S5 की सप्लाई कौन सी है। तो ये है नीचे PM8250। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, ये रहा S4 और यहाँ पर है S5 और ये है S6। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है इस कॉइल के ऊपर बनने चाहिए 1.9 वोल्टेज। ठीक है, जो कि है S5। तो पहले हम S5 को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर आप कॉइल देख सकते हैं और ये वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे तो ये वोल्टेज जस्ट इसके पास में बनना चाहिए। इसके बगल में यहाँ पर ये जो कैप हैं, इस कैप के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, या इस कैप पे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1.9 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो S5 है, S5 की सप्लाई भी ओके है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर था। देखिए ठीक है, तो S5 की वोल्टेज भी ओके हैं। अब अगर हम बात करें S6 के, तो जस्ट उसके बगल में S6 है यहाँ पर, और उसके बगल में जो कैप लगे हैं वो हैं S6 के। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर S6 की सप्लाई भी जनरेट हो रही है और S5 की सप्लाई भी जनरेट हो रही है 1.9 वोल्ट, और यहाँ पर जो S6 है वो है 0.9 मतलब 900 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर BOB भी ओके है, S5 भी ओके है और S6 भी ओके है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चेक करेंगे वो चेक करेंगे S3C, जो कि है PM8150 में। 8150A के अंदर हमको चेक करना है S3C। तो हम यहाँ पर पहले वेरीफाई करते हैं S3C की कॉइल कौन सी है। ये है S8, ये है S1 S2, ये भी नहीं है, और यहाँ पर है S6
S7 नहीं है, ये भी, ये देखिए यहाँ पर है। S3 की जो बक इंडक्टर है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम इस वोल्टेज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है S3 का जो बक इंडक्टर है वो यहाँ पर है, और इसको अगर हम फॉलो करेंगे, बक इंडक्टर के जस्ट यहाँ पर एक बड़ा सा कैप लगा है, ये नहीं है, तो यहाँ पर आना चाहिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सप्लाई है, ये भी सप्लाई बन रही है S3C की भी 800 मिली वोल्ट, ठीक है। ये भी ओके कंडीशन में है। जैसे आप यहाँ प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर जब आप प्रेस करते हैं, देखिए वहाँ पर मेंशन है 0.75, लेकिन जब हम अपने केस में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सप्लाई बन रही है वो 0.8 मतलब 800 मिली वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो S3 की सप्लाई भी जो है ये भी ओके है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे S8 और S6, ठीक है, S8C और S6, ये देखिए यहाँ पर है, और इसकी पावर है 1.3 वोल्ट S8C की। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये जो कॉइल है, ये बक इंडक्टर जो है ये S8C है, देखिए यहाँ पर भी सप्लाई बन रही है 1.3, ठीक है। तो ये सप्लाई भी ओके है, गुड कंडीशन में है। और इसके बाद हमको चेक करना है S6 का, S6C का। तो S6C ये है, S1 S2 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमको चेक करना है S6C का, ये देखिए यहाँ पर है S6C। इसके आप पावर भी देख सकते हैं, यहाँ पर पावर जो है वो 0.800 मिली वोल्ट है। तो S6C को हम वेरीफाई करते हैं, तो S6C की सप्लाई यहाँ जनरेट होगी, देखिए यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी 0.9, ठीक है, 900 मिली वोल्ट जो है फ्लक्चुएशन में है। तो ये भी सप्लाई ओके कंडीशन में है, S6 भी ओके है। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद हम चेक करेंगे S1 S2 S3 PM8250 में, जो कि कोर सप्लाई है। तो S1 S2 S3 देखिए यहाँ पर S1 S2 S3 0.7 मतलब 700 मिली वोल्ट। तो ये आपको वेरीफाई करना है PM8250 में, यहाँ लगा हुआ है PM8250। तो यहाँ पर आपको इसको वेरीफाई करना है, और इसके जो कैप हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ। और आप देख सकते हैं जो कोर सप्लाई है, कोर सप्लाई भी यहाँ पर बन रही है 800 मिली वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको चेक करना है S4 1.8 वोल्ट, ठीक है। तो S4 का जो बैक कंडक्टर देखिए वो यहाँ पर है, हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है 1.8 वोल्ट S4 में 1.8 वोल्ट। तो ये हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, देखिए इस कैप के ऊपर, यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर 1.7 मतलब 1.8 की अप्रोक्स वोल्टेज बन रहा है। तो मतलब ये भी ओके है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। इसके बाद आपको चेक करना है S1H, जो कि BDD रैम की सप्लाई होगी, जो कि जनरेट करेगा ये PM3003, ठीक है, ये ऐसी जनरेट करेगी। तो इसके बगल में यहाँ पर एक कॉइल लगी होगी, ये देखिए यहाँ पर S1H, ठीक है, ये सप्लाई, इसको आपको चेक करना है। तो इसको हम यहाँ चेक कर सकते हैं, ये है यहाँ पर। तो हमको चेक करना है इन कैप पर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो है वो एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। S1H की सप्लाई भी बन रही है। अब इस सप्लाई के बाद हमको BDD Q2 की सप्लाई हमको चेक करना है रैम के लिए ही, जो कि है S7C। तो S7C यहाँ पर होना चाहिए, ये 4 5 है, 6 है, यहाँ पर देखिए ये रैम की सप्लाई है S7C। तो हम इसको यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये सप्लाई भी बन रही है 0.5 500 मिली वोल्ट। तो ये भी ओके है। अब जैसे कि आपने देखा है S1H बन गया और उसी के साथ साथ S7C भी बन गया, तो यहाँ पर रैम की सप्लाई बन गई है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे APC की सप्लाई, APC सिल्वर की, जो कि जनरेट करेगा PM8250।
S10, देखिए यहाँ पर है EPC की सप्लाई, यहाँ है S10। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। S10 की सप्लाई को हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पर T50 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कैप लगे हुए हैं और 2 कैप कुछ इस टाइप में, 1 यहाँ लगा, 1 यहाँ पर लगा हुआ है और जस्ट इसके ऊपर 2 छोटे कैप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इस सप्लाई को, या फिर हम इन दोनों कैप के बीच में से कर सकते हैं। हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। और यहाँ की बात करें देखिए तो यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है। देखिए एक बार मैं फिर से चार्जिंग रिमूव करके फिर से एक बार मैं चेक करूँगा, वेरीफाई करता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, देखिए नहीं हो रही है। वहीं पर अगर हम रैम की सप्लाई की बात करें देखिए तो रैम की सप्लाई भी बन रही है, अदर जो सप्लाई हैं वो भी सप्लाई बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो APC सिल्वर की सप्लाई है वो APC सिल्वर की सप्लाई नहीं बन रही है, ठीक है। और ये सप्लाई बनाता कौन है? PM8250, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी जो प्रॉब्लम है वो PM8250 से ही है। तो पहले एक बार इसको हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है, क्योंकि जब तक APC की सप्लाई नहीं बनेगी तब तक फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम डायरेक्टली पहले रिप्लेस करेंगे। और मेरे पास यहाँ पर न्यू पावर है शत्रुघ्न, और थोड़ा सा पावर निकाल के देना मुझे, पावर IC। तो पहले हम इसको पावर IC को यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे और उससे पहले थोड़ी सी मैं आपके लिए इमेज बड़ी साइज़ में कर दूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं पहले यहाँ से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर IC के जो पैड हैं वो पैड भी ओके कंडीशन में है, बोल्ट भी ओके कंडीशन में है। तो पहले हम IC को चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। और इस IC को पहले से रिवॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और ये हैंडसेट जो है वो आया हुआ था, तो हो सकता है कि मेरे स्टाफ में ही किसी ने रिवॉल्व किया हो, क्योंकि जब क्लास चल रही थी तो उस टाइम मैंने इसको स्टूडेंट को दिया हुआ था कि वो एक बार इसको डायग्नोस करें, रिपेयर करें। तो इस IC को एक बार रिवॉल्व किया जा चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। मेरे पास इसकी न्यू IC पड़ी हुई है और पहले इसको हम रिवॉल्व कर लेंगे। जब भी आप न्यू IC लगाते हैं तो एक बार आप रिवॉल्व ज़रूर कर लें, उससे क्या है कि IC का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और फास्ट वे में बोर्ड पे फिक्स हो जाती है वो। और एक बार मैं इसको थोड़ा सा देख लूँगा, क्योंकि मुझे इसके बोल ऐसे लग रहे हैं जैसे IC पहले से रिवॉल्व की हुई है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसका टेम्परेचर देख लूँगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको रिवॉल्व करने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल, देखिए इस IC को हमें रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही रिवॉल्व की हुई है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मार्केट में अभी जो है वो ओके IC नहीं आ रही हैं, और हो सकता है कि ये IC भी सही ना हो, क्योंकि जब कंपनी IC रिवॉल्व करती है तो बहुत ही हाई मेल्टिंग पर रिवॉल्व करती है और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं लगा के यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। और थोड़ी देर हम वेट करेंगे इससे कूल डाउन होने का, या मैं इसको थोड़ा सा फ़ैन की हेल्प से थोड़ा सा फास्ट वे में कूल डाउन कर लूँगा। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली सीधा उसी वोल्टेज को चेक करेंगे कि अभी वोल्टेज की क्या कंडीशन है, यहाँ पर जो APC की सप्लाई है वो बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चार्जिंग लगा लेते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है।
और एपीसी की जो सप्लाई थी वो बननी थी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं। देखिए अभी भी ये सप्लाई नहीं बन रही है, तो एक बार हम थोड़ा सा चेक करेंगे बैक में जाके। मैं एक बार थोड़ा सा केबल को प्रॉपर इनपुट करूँगा। नहीं, देखिए अभी भी ये सप्लाई नहीं बन रही है। और अगर हम अदर सप्लाई की बात करें, नहीं, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, एक बार हम बीपीएच वेरीफाई करते हैं। देखिए बीपीएच तो बन रहा है, बाकी मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए बीपीएच तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अदर कोई सप्लाई है वो सप्लाई जनरेट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमने जो आईसी लगाया है PM 8250-8250, ये आईसी ही ख़राब है। ठीक है, तो इस आईसी को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सप्लाई जनरेट नहीं हो रही है। जैसे कि बूटिंग टाइम में BOB जनरेट होता है, देखिए BOB भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये आईसी ओके कंडीशन में नहीं है, तो इस आईसी को हमको चेंज करना पड़ेगा। आप लोग एक काम कीजिए, देखिए किसी हैंडसेट में ओके कंडीशन में कोई आईसी पड़ी हुई है, किसी भी हैंडसेट में हो, हाँ PM 8250-8250, हाँ चेक करके देखिए फटाफट, मुझे बताइए। तो हम इस आईसी को यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि ये ओके नहीं है, और मुझे रिवॉल्व करके दीजिएगा। देखिए जब मैंने आईसी को देखा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये आईसी जो है वो ओके कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आईसी का जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं होना चाहिए, और आईसी पहले से रिवॉल्व की हुई है, तो ये आईसी के कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो जब भी अगर आप मार्केट से आईसी ख़रीदते हैं, खासकर करोल बाग से और लो प्राइस में, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको शाइनिंग में नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो पीपीडी है, पीपीडी आपको थोड़ी सी रफ में दिखेगी, शाइनिंग में नहीं दिखेगी। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले दूसरी पावर आईसी देखते हैं, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो मेन पावर आईसी थी वो 8250 थी, और अभी हमने जब उसको लगाया तो वो आईसी ख़राब है, डैमेज है, तो उसकी वजह से कोई भी आईसी जो है यहाँ पर वो वर्क नहीं करेगी। कैसे काम करोगे आप लोग अगर इतना लेट लगेगा आपको रिवॉल्विंग करने में? और जब भी आप फ्लक्स यूज़ करते हैं, बहुत ही कम फ्लक्स आपको यूज़ करना है, ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं न्यू आईसी बाय करने, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि वहाँ पर पहले जो आईसी का मेल्टिंग पॉइंट है उसको ज़रूर देख लें। अगर आपकी आईसी ओके कंडीशन में है और कंपनी की न्यू आईसी है, तो वहाँ पर जब उसके बोल देखेंगे तो बोल आपको थोड़े से ड्राई मिलेंगे, थोड़े से आपको गंदे टाइप में मिलेंगे, ओल्ड बोल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पर न्यू शाइनिंग बोल मिल रहे हैं, तो आप पहले से समझ जाइए कि वो आईसी पहले से रिवॉल्व की हुई है और हैंडसेट से रिमूवेड है। तो ये भी हमने एक हैंडसेट से आईसी रिमूव की हुई है ओके कंडीशन में, देखिए ये, तो ये ओके है। तो एक बार इसको फिक्स करके देखते हैं क्या कंडीशन रहती है फिर। बिल्कुल बोल परफेक्ट बने हुए हैं। तो इसका जो आईसी का नोज़ है वो डाउन साइड में होगा, बक इंडक्टर के अपोजिट साइड में। क्योंकि देखिए जब आप आईसी बाई करते हैं तो कंपनी जब भी आईसी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो वो हैंडसेट के लिए करती है। इसीलिए जब आप हैंडसेट से फर्स्ट टाइम आईसी निकालते हैं, किसी फ़ोन से आप फर्स्ट टाइम आईसी निकालेंगे, तो आपको 370 डिग्री हीटिंग रखना पड़ेगा, 350 रखना पड़ेगा, या आपको वहाँ पर 380 रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक बार अपनी पीपीडी से उसको रिवोल्व कर देते हैं तो आप 330 डिग्री पे भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हमने आईसी लगाई वो आईसी 330 डिग्री पे ही बैठ गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले से रिवोल्व की हुई है। तो जब भी आप आईसी बाय करने जाते हैं, खासकर करोल बाग में, तो बहुत ही केयरफुली जाइए और पहले वहाँ पर चेक कर लीजिए वो यूजेड आईसी तो नहीं है। आईसी थोड़ी सी मूव हुई, अब थोड़ा सा और हम मूव करेंगे। बिल्कुल
ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है, अदरवाइज अगर आप करोल बाग से आईसी बाय करते हैं और चीप प्राइस में बाय करते हैं सोच कर कि उसमें आपका बेनिफिट होगा, तो टोटली आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि ये आईसी भी मैंने करोल बाग से ही बाय की थी। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट वे में कूल डाउन करूँगा। अब एक बार हम फिर से चेक करते हैं अभी क्या कंडीशन है। यहाँ पर ठीक है, चार्जिंग लगाकर, और चार्जिंग केबल भी मैंने इनपुट कर दी है। तो और ये जो कैप है यहाँ पर एपीसी की सप्लाई बननी थी, देखिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर सप्लाई बनना स्टार्ट हो गई है। 0.7 0.8 मतलब 800 मिली वोल्ट बनना यहाँ पर एपीसी के लिए स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर जो रैम की सप्लाई है वो भी बन रही है, ठीक है। तो अब हमारा हैंडसेट जो है वो इस कंडीशन में ऑन हो गया होगा। हम चेक करते हैं, बिल्कुल ये देखिए अभी ये देखिए ऑन कंडीशन में आ गया। मैं थोड़ा सा इमेज को पहले बड़ा कर देता हूँ, तो आप भी देख सकते हैं अभी हमारा हैंडसेट जो है वो ऑन हो गया है। और ये फिर से रिस्टार्ट कंडीशन में थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसका जो ऑन ऑफ की है वो शॉर्ट कंडीशन में है। तो ऑन ऑफ की का फ्लक्स मैंने भी रिमूव कर दिया है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन रहती है। और इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है जिसके अंदर कंपनी ने 4 पावर आईसी, 5 पावर आईसी, 6-7 पावर आईसी अगर यूज किया हुआ है 5G में, तो आप उसको बहुत ही ईजी तरीके से इस वीडियो की हेल्प से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी सेकंड लोगो भी आ गया है। तो इसको रिपेयर करना बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई टफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पर क्या है कि आपको हर एक पावर आईसी का बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सी पावर आईसी किस टाइम पे एक्टिव होगी, वो कैसे काम करेगी, कितनी बक सप्लाई जनरेट करेगी, ठीक है। ये देखिए अभी ये ऑन हो गया है, लेकिन देखिए इसमें टच काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है वो हो सकता है कि फोल्डर की प्रॉब्लम हो। मैं एक बार इसमें ऑन ऑफ की और लगाऊंगा, देखिए तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है ऑन ऑफ की शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो फोल्डर है, फोल्डर की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से टच काम नहीं कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर जो पहले से टेक्नीशियन ने CPU पे काम किया हुआ है उसकी वजह से कुछ लाइनें कनेक्ट ना हुई हों, जिसकी वजह से टच काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है। एक बार मैं आपको चार्जिंग भी लगा के यहाँ पर शो करा देता हूँ। ये देखिए ऐसे लोगो शो हो रहा है, ठीक है, देखिए चार्जिंग भी हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो उसको बहुत ही इजी वे में आप रिपेयर कर पाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए फोल्ड के साथ। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।